गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? घर पे रहते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए और कोर्स आगे आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, ये अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर के पूरे होने के बाद में आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। इस 13वें चैप्टर के, जिसका नाम हमारा पादप वृद्धि है, इसमें हम पादप हार्मोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। पादप हार्मोन, देखिए ये पादप हार्मोन विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये बात आपको याद हो गई होगी। ऑक्सिन होता है सबसे पहला, दूसरा पादप हार्मोन है जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एथिलीन और पांचवा एब्सिसिक एसिड। हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिया है, दूसरा जिब्रेलिन के बारे में पढ़ चुके हैं हम कि जिब्रेलिन की संरचना कैसी होती है, इसका पादपों पर कार्य प्रभाव कैसे पड़ता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पादप हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन है और इस साइटोकाइनिन की जो खोज हुई थी इसके बारे में हम इससे पहले भी बता चुके हैं। एक बार फिर रिपीट करें कि ये सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक थे, हेवरलैंड, इन्होंने 1913 के अंदर पादपों में जो फ्लोएम ऊतक होता है उसमें कुछ विलेय पदार्थों को इनके द्वारा देखा गया और ये जो विलेय पदार्थ होते हैं ये कोशिका विभाजन को प्रेरित कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो पदार्थ था, भले ही उस समय नाम नहीं बता पाए, लेकिन उसकी उपस्थिति को हेवरलैंड के द्वारा इनको सबसे पहले देख लिया गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे वान ओवर बीक, इन्होंने 1941 में, यानी हेवरलैंड के बाद में, इन्होंने नारियल के पानी के अंदर एक ऐसे पदार्थों की उपस्थिति को देखा जो कोशिका विभाजन को प्रेरित कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ नारियल के पानी में उपस्थित होते हैं। ये बात तो आप सब जानते हैं, नारियल के पानी में इस तरह के पोषक पदार्थों की उपस्थिति होने की वजह से ही इसका उपयोग करते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो ये इन्होंने सबसे पहले बताया। इसके बाद स्क्रू एवं मेला, ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1955 के अंदर इस खोज को आगे बढ़ाया और इन्होंने यीस्ट, जो कि एक प्रकार का कवक है, उसके डीएनए से कोशिका विभाजन के लिए उपयोगी एक पदार्थ को अलग किया और उस पदार्थ का नाम, यानी वो जो अलग किया और उसे क्या नाम दिया, काइनेटिन नाम दिया, काइनेटिन। तो ये एक प्रकार का एक डीएनए से प्राप्त पदार्थ है, अर्थात इसको देखा गया, देखिए से ऐसा भी कहते हैं कि मछली के शुक्राणु के डीएनए से भी प्राप्त किया गया, लेकिन यहां कह सकते हैं कि ये डीएनए से, यीस्ट के डीएनए से इसको अलग किया गया और काइनेटिक नाम दिया। इसके बाद लैंथम नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने 1963 लैंथम,
इन्होंने ये जो काइनेटिन है, इस काइनेटिन को नाम दे दिया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हो गए? लेंथम। और किसको दिया? काइनेटिन को ही नाम दिया। और वो इसलिए दिया कि साइटोकाइनिन यानी कोशिका का विभाजन करने वाला पदार्थ नाम दिया। इसके बाद लेंथम एवं मिलर, लेंथम एवं मिलर ने 1964 ये जो मक्का के भ्रूणपोष से, मक्का, जिस मक्का का क्या नाम है? जिया मेस, उसका भ्रूणपोष, क्योंकि वो भ्रूणपोषी बीज होता है, तो उस भ्रूणपोष से एक पदार्थ अलग किया भ्रूणपोष से। किसके? मक्का के जिया मेस से। तो उस पदार्थ का नाम दे दिया है जियाटिन। जियाटिन, जियाटिन नाम दे दिया, अर्थात जियाटिन कहा गया। कौन सा पदार्थ अलग किया? जियाटिन, ये अलग किया। और बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा ये जियाटिन, ये जो है, ये ही प्रथम प्राकृतिक क्या है? ये साइटोकाइनिन, प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन। ये देखिए, तो इस तरह से इसकी खोज जो है कई वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने प्रयोगों के आधार पर की गई है। अर्थात अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इस तरह का प्रयोग किया और उसके बाद इसकी उपस्थिति के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है। अब आता है कि ये जो साइटोकाइनिन है, ये रासायनिक प्रकृति इसकी कैसी होती है, केमिकल नेचर क्या है इसका। ये तो खोज हो गई। रासायनिक प्रकृति, केमिकल नेचर। ये जो साइटोकाइनिन है, ये न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए के अवघटन से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्लों के अवघटन से बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कौन है? डीएनए, आरएनए। तो उसके अवघटन से बनते हैं और संरचनात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से ये एमिनोप्यूरिन होते हैं। ये एमिनोप्यूरिन होते हैं। आप जानते हैं कि डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना में क्या होते हैं? प्यूरिन क्षारक होते हैं। प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन होते हैं साइटोसिन, और डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल होते हैं। तो ये एमिनोप्यूरिन होते हैं जिनमें परफ्यूरल वलय होती है। जिनमें ये जो एमिनोप्यूरिन है, इसमें परफ्यूरल वलय, परफ्यूरल वलय पाई जाती है। पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी वलय इसके अंदर उपस्थित? गिबेन वलय तो जिब्रेलिन में होती है, और यहां कौन सी होती है? परफ्यूरल वलय पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले जिस साइटोकाइनिन को पहचाना गया, उसका नाम दिया गया, उसका नाम है 6, जो सबसे पहले दिया गया था, परफ्यूरल
6 फॉर्फ्यूरल एमिनो प्यूरिन, ये इसका नाम है। क्या है? 6 फॉर्फ्यूरल एमिनो फ्यूरिल, फ्यूरल की जगह फ्यूरिल है, ये फ्यूरिल एमिनो अम्ल। और साइटोकाइनिन जो है इसका संश्लेषण उन पादप स्थानों पर होता है, यानी जैसे ऑक्सीजन का स्थान कहां था? शीर्ष वाले भाग पर विभज्योतकों में, तो इनका उन स्थानों में होता है जहां की कोशिकाएं क्या होती रहती हैं? विभाजित करती रहती हैं। ऐसे जब तो ये विभाजन की क्रिया को प्रेरित करेगा। अब विभाजन की क्रिया कहां की कोशिकाओं में होती है? प्रारूप की शीर्ष वाले भाग में, या फिर जड़ के शीर्ष मूल शीर्ष वाले भाग में, या कोई विकासशील कलिका होती है जो नई कलिका विकसित हो रही है उस वाले भाग में, या कोई तरुण फल है जो नया विकसित हो रहा है उसके अंदर, आदि भागों में ये विकसित होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये कहाँ विकसित होता है? तो इसका निर्माण होता है उन भागों में जहां की कोशिकाएं क्या कर रही होती हैं? विभाजन कर रही होती है। अब देखिए, ये जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन, बहुत अच्छी बात है, साइटोकाइनिन ये करता क्या है? ऐसा विभाजन के लिए क्या करता है? तो ये साइटोकाइनिन जो है कोशिका द्रव में टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए के संरचनात्मक, टीआरएनए के संरचनात्मक घटक के कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। तो साइटोकाइनिन जो है ये क्या करेगा? साइटोकाइनिन कोशिका द्रव में ट्रांसफर आरएनए के संरचनात्मक घटक का कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिका के विभाजन की जो दर है वो बढ़ जाती है। अब आता है कि ये जो साइटोकाइनिन है इसकी जो रासायनिक संरचना कैसी होती है? संरचना जो कि हमने जिब्रेलिन की भी बनाई थी, तो संरचना कैसी है? ये 1 नंबर के प्रश्नों में संरचना को पूछ लेते हैं। अब देखिए इसमें ये साइटोकाइनिन, अब वो साइटोकाइनिन कौन सा है? इसका वैज्ञानिक, साइटोकाइनिन का एक तरह से काइनेटिन, काइनेटिन 6 फॉर्फ्यूरल काइनेटिन 6 फॉर्फ्यूरल एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड, ये इसका नाम है। अब इसकी संरचना कैसी होती है देखिए, इसकी संरचना यहां N फॉर्फ्यूरल बले है और ये यहां N और ये तो एक बले हो गई, इसमें N और यहां भी N। देखिए ये थोड़ा सा आपको ढंग से देख कर ही बनाना है कि ये कई बार गलतियां हो जाती हैं। ये और NHCH2 यहां ये जुड़ जाएगा और ये यहां पर
O है ये। तो ये इसकी और ये N के ऊपर H, ये इसकी संरचना है किसकी, काइनेटिन 6 फ्यूरल या फ्यूरल यानी एक प्रकार से फरफ्यूरल एमिनो अम्ल, फरफ्यूरल, ठीक है, फरफ्यूरल एमिनो, अरे थोड़ा सा और रह गया, एमिनो प्यूरिन है ये एसिड, ये प्यूरिन, 6 फरफ्यूरल एमिनो प्यूरिन है। तो इस तरह से आपको ये जो है इसकी संरचना हो गई। अब बात करेंगे इसका साइटोकाइनिन का प्रभाव क्या है, एक प्रकार से ये पादप में किस तरह का प्रभाव पैदा करता है, यानी कारकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। कारकीय प्रभाव, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सबसे पहला है कोशिका विभाजन। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि साइटोकाइनिन जो है ये ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और ये पादप के जो विभज्योतक ऊतक हैं उनमें कोशिकाओं के विभाजन की दर को बढ़ा देता है, जिससे कि एक प्रकार से पादप ऊतकों की यानी विभज्योतक ऊतकों की जो है वो वृद्धि हो जाती है। तो ये एक कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन ये किसकी उपस्थिति में करता है, ऑक्सिन की उपस्थिति में करता है। दूसरा है कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन, देखिए ये ऊतक संवर्धन की जब क्रिया होती है जिसमें हम कैलस निर्माण करते हैं, अविभेदित कोशिकाओं के समूह बनाते हैं, तो उस संवर्धन माध्यम में ये साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों का प्रयोग किया जाता है। और अगर मान लीजिए हमने, जैसे मान लीजिए तंबाकू, एक उदाहरण लें, तंबाकू के अंदर अगर मान लीजिए हमने जो मज्जा कोशिकाएं, पित्त कोशिका हैं, उनका हम संवर्धन कर रहे हैं, और अगर हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही नहीं लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में उससे अविभेदित कोशिकाओं का समूह बनेगा, अंगों का निर्माण नहीं होगा। लेकिन इसलिए, और अगर हमने दोनों ही लगभग समान मात्रा में प्रयोग में लिए हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर क्या बनेगा, दोनों चीजें विकसित होंगी। एक प्रकार से उनके अंदर जड़ें भी परिवर्तित हो जाएंगी और जड़ों के साथ साथ प्ररूप भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा ली है, साइटोकाइनिन की कम ली है, तो जड़ों का विकास पहले होगा, और अगर हमने साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा ली है तो प्ररोह का विकास होगा। तो एक प्रकार से ये कोशिकाओं के विभेदन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो इस बारे में हम ऊतक संवर्धन वाले चैप्टर में बताएंगे कि ये दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक तरह से अगर, तो ये किसको करता है, साइटोकाइनिन प्ररोह के विकास को प्रेरित करता है, जबकि ऑक्सिन जो होता है वो जड़ों के परिवर्धन को प्रेरित करता है। तो विभेदन की क्रिया में इनका विशेष योगदान होता है। अब आता है कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण, तो ये तो हम शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि ये कोशिका विभाजन के साथ साथ कोशिका दीर्घीकरण की क्रिया यानी उसकी लंबाई को बढ़ाने में भी काम करता है। जैसे तंबाकू की जड़ों की जो कोशिकाएं हैं
उनमें अगर साइटोकाइनिन का प्रभाव पैदा कर दी जाए, तो ऐसी साइटोकाइनिन मान लीजिए वहां उपलब्ध करा दी जाए, तो जो जड़ हैं उनकी एक सामान्य जो वृद्धि होती है उसकी तुलना में 4 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो एक प्रकार से क्या हुआ है, दीर्घीकरण की क्रिया हुई है, ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई है, अर्थात जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, जड़ें विकसित हो जाएंगे, विभेदन यानी एक प्रकार से दीर्घीकरण हो जाएगा। इसके बाद चौथा जो आता है जीर्णता, जीर्णता विलंबन। जीर्णता, देखिए जीर्णता का मतलब होता है किसी भी चीज का एक प्रकार से पुराना या वृद्ध हो जाना और उसको नष्ट होना। आप सब जानते हैं पादपों में जीर्णता आती है और प्राणियों में आयुकरण होता है। आयु के साथ साथ उसमें ऐसे बदलाव आते हैं कि वो अपने आप ही धीरे धीरे कमजोर पड़ करके मृत हो जाता है। पादपों में भी देखा होगा एक निश्चित समय के बाद अपने आप पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, पेड़ सूखने लग जाता है, तो उसकी क्या होती है, जीर्णता। तो ये साइटोकाइनिन जो है वो जीर्णता को रोक देता है, अर्थात जीर्णता को कम कर देता है। ये पत्तियों के अंदर प्रोटीन है, पर्णहरित है, न्यूक्लिक अम्ल है आदि के विघटन को कम कर देता है। तो इनका जब विघटन कम होगा तो निश्चित रूप से जीर्णता भी धीरे धीरे कम होगी। जीर्णता कम क्योंकि इन्हीं का जब विघटन होता है, आप सब जानते हैं कि कोई भी पादप हो या प्राणी हो, उनके अगर शरीर के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, इनका जब विघटन होता है, पादपों में हरित लवक का विघटन होता है, तो पत्तियां पहले पीली पड़ती है फिर उसके बाद सूखती हैं, तो ये एक प्रकार से जीर्णता को कम कर देता है, अर्थात विलंबित कर देता है। तो ये याद रखिए कि यहाँ या साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के द्वारा जीर्णता साइटोकाइनिन के द्वारा जीर्णता विलंबन या विलंब, साइटोकाइनिन के द्वारा जीर्णता विलंब के प्रभाव को यानी इस तरह से विलंब कर देने वाले प्रभाव को रिचमॉन्ड, ये देखिए अलग से इस तरह का शब्द है, रिचमॉन्ड लैग प्रभाव देते हैं, लैग ठीक है। अब ये जीर्णता को विलंबन कर देता है। इसके अलावा शीर्ष प्रमुखता का निरोध, शीर्ष प्रमुखता का निरोध मतलब एक तरह से विरोध। देखिए ऑक्सीजन के प्रभाव से पादप में शीर्ष वाले भाग में वृद्धि होती है और पार्श्व कलिकाएं विकसित नहीं होती हैं। लेकिन अगर साइटोकाइनिन का अगर छिड़काव कर दिया जाए तो शीर्ष वाले भाग की यानी वृद्धि जो है, शीर्ष प्रमुखता है, वो रुक जाती है और पार्श्व कलिकाएं जो है वो विकसित हो जाती है। तो अगर हमको पेड़ को घेर घनादार बनाना है, लंबाई ज्यादा नहीं होने से रोकना है बल्कि ज्यादा शाखाएं बनानी है, जैसे चना का पेड़ है उसमें जितना ज्यादा घना होगा उसमें ज्यादा फल आएंगे, तो ऐसी स्थिति में उस पर किसका प्रयोग कर दें, साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन का अगर प्रभाव ज्यादा पैदा कर देंगे तो अपने आप ही उसमें क्या होगा, शीर्ष प्रमुखता जो है वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कौन कौन से प्रभाव हुए, कोशिका विभाजन हो गया, कोशिका विभेदन हो गया, कोशिका दीर्घीकरण हो गया, इसके अलावा शीर्ष प्रभाविता का निरोध हो गया और प्रसुप्ता का एक तरह से प्रसुप्ता जो है को नष्ट करना, छठा प्रसुप्तावस्था, प्रसुप्तता को नष्ट करना।
देखिए ये एक प्रकार से साइटोकाइनिन के द्वारा बीजों व कंदों में प्रसुप्तता को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से जिब्रेलिन करता है उसी तरह से ये भी क्या है, उस न्यूनता को नष्ट कर देता है और अंकुरण की क्रिया के लिए उसे प्रेरित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइटोकाइनिन के कार्य के प्रभाव पढ़ने के साथ साथ ये साइटोकाइनिन वाला टॉपिक पूरा हो जाता है। अर्थात अब हमारे 3 हार्मोन तो पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। इसके बाद 2 और बचे हैं, एक है एथिलीन और एक है एब्सिसिक अम्ल। तो 5 हार्मोन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है, साइटोकाइनिन नाम किसने दिया? साइटोकाइनिन नाम किसने दिया था? साइटोकाइनिन शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? नाम किसके द्वारा दिया गया था या दिया था? क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन का नाम है। साइटोकाइनिन का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, साइटोकाइनिन की संरचना का सूत्र बनाइए। संरचना का सूत्र बनाइए और एक लिखिए इसका रिचमॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, रिचमॉन्ड लैग प्रभाव रिचमॉन्ड लैग प्रभाव किसे कहते हैं? प्रभाव किसे कहते हैं? तो ये ठीक है, तो ये इस तरह से 4 प्रश्न हैं। 4 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न, साइटोकाइनिन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले दिया गया था? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन का नाम क्या है? साइटोकाइनिन संरचना सूत्र जो हमने समीकरण बनाया था, सूत्र वो बनाना है। रिचमॉन्ड लैग प्रभाव किसे कहते हैं? तो ये एक प्रकार से प्रभाव है किसका? जब साइटोकाइनिन का छिड़काव किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवनता क्या हो जाती है? विलंबित हो जाती है। तो इस तरह से 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर के 3 पादप हार्मोन पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला जो पादप हार्मोन पढ़ेंगे हम, उसका नाम है एथिलीन, जो कि एथिलीन C2H4, जो कि एक प्रकार का क्या है? गैसीय पादप हार्मोन। और तो सब एक प्रकार से
तरल अवस्था में होते हैं, लेकिन ये क्या है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो उसी के एक करके हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग अच्छे ढंग से याद करें, तैयारी करें, क्योंकि ये क्रम जो है बढ़ता जा रहा है और हमारी 3 यूनिट जो है वो पूरी इस चैप्टर के पूरे होने के साथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।